हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर खत्म किए हुए हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 7 चैप्टर देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछले 7th चैप्टर में द मौर्यन एम्पायर के बारे में बात किया। हमने मौर्यन सोसाइटी, मौर्यन इकोनॉमी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया कि किस तरीके से समाज था मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी किस तरीके से थी। आज के चैप्टर में हम शातवाहना एम्पायर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन एम्पायर। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पोस्ट मौर्यस, हमने देखा कि किस तरीके से अशोका की डेथ के बाद 52 ईयर्स जो था वो मौर्यन एम्पायर चलता है। एक वीक सक्सेसर्स का लिंक था, सेंट्रलाइज्ड हेवी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो था वो एक वॉइड था, यानी कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक जो था वो कई किंगडम्स आपको बीच में देखने को मिलते हैं। हम इसी किंगडम्स के बारे में, इसी टाइम फ्रेम के बारे में आज के इस चैप्टर में बात करेंगे। तो पोस्ट मौर्यस के बाद जो था देयर वाज अ वॉइड, फॉल ऑफ मौर्यस लेफ्ट अ वॉइड एंड देयर एरप्टेड सेवरल किंगडम्स सच एज शुंगास, इंडो ग्रीक्स, साकास एक्सेट्रा। हमने देखा कि किस तरीके से बृहद्रथा जो कि आखिरी मौर्यन एम्पायर के किंगडम थे या फिर आखिरी मौर्यन किंग थे, तो उन्हीं के मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट किया हुआ था और शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो इसी तरीके से छोटे छोटे इंडो ग्रीक किंगडम्स, इंडो ग्रीक ज़्यादातर जो आज के नॉर्थ वेस्ट एरिया अफगानिस्तान वगैरह के एरिया में इंडो ग्रीक किंगडम आता है, शाकास जो ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में जो है वो फ्लरिश करने लगते हैं। तो छोटे से किंगडम्स ज़्यादातर जो है वो मौर्य के वॉइड छोड़ने की वजह से एरप्ट होते हैं। द मोस्ट पावरफुल टू सक्सीड वॉज शातवाहनास। तो कई छोटे छोटे किंगडम्स आए तो उनमें से सबसे पावरफुल शातवाहना था। हम डिटेल में इनके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। द शुंगा डायनेस्टी वॉज फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी टू रूल इंडिया। तो पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को सपोर्ट करना चाहते थे। हमने पिछले लेसन में देखा कि मौर्य के डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजन था कि ब्राह्मण्स उनसे नाखुश थे क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था। हालांकि सोसाइटी प्रीडोमिनेटली वैदिक रिलीजन ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड थी, लेकिन रॉयल पैट्रोनेज जैनिज्म और बुद्धिज्म को मिल रहा था। तो पुष्यमित्र शुंगा भी इसी वॉइड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। Pushyamitra Shunga performed 2 Ashwamedha sacrifices. Second one probably by Patanjali who wrote Mahabhyasa. Patanjali one of the most important persons जिन्होंने महाभ्यासा लिखा हुआ था, जिन्होंने आयुर्वेदा के लिए और योगा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ था। तो वो पुष्यमित्र शुंगा के टाइमलाइन में थे। अश्वमेध यज्ञ वो था जिसमें हॉर्स की सैक्रिफाइस दी जाती थी ताकि आप सर्वशक्तिमान राजा बन सकते हैं। तो पुष्यमित्र शुंगा ने 2 बार अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए हुए थे, जो कि दूसरी बार पतंजलि ने ही इसे परफॉर्म किया हुआ था। द इंडो ग्रीक्स शिफ्टेड बेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया दैट इज अफगानिस्तान टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो सब कॉन्टिनेंट का था वो ज़्यादातर इंडो ग्रीक जिन्हें सिथियंस भी कहा जाता था, शाकास भी कहा जाता है, लेकिन शाकास ज़्यादातर जो थे वो सेंट्रल इंडिया की तरफ वो आ रहे थे। तो इंडो ग्रीक्स का वहाँ पर दबदबा चल रहा था। वर्ती सक्सेसर्स, तो आइए जानते हैं कि शातवाहनास को किस लिए वर्ती सक्सेसर्स कहा जाता है। आप मैप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्ट मौर्यस जो है वो अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ है, और यहाँ पर जो आंध्र का आप एरिया देख सकते हैं ये दरअसल शातवाहना का एरिया था जो कि 2nd सेंचुरी AD का है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। दे वर रेफर्ड टू एज आंध्रास इन पुराणास। पुराणों में इनका जिक्र होता है जहाँ पर इन्हें शातवाहनाओं को आंध्रास के नाम से जानते हैं। The Shatavahana kingdom mainly comprised the present day तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो आज के ज़माने का जो आंध्र है, तेलंगाना का है और महाराष्ट्र का रीजन जो है वो शातवाहना का एम्पायर हुआ करता था। लेकिन इस लंबे खासे टाइम फ्रेम में कभी कभार ये मालवा और गुजरात का ये सौराष्ट्र का जो एरिया है वो भी शातवाहना के किंगडम में ही आता था। The origin of dynasty is uncertain, but according to Puranas, their first king overthrew the Kanva dynasty. Kanva dynasty दरअसल शुंगा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने वाली थी। तो शुंगा डायनेस्टी को ओवर करके कन्वा डायनेस्टी आता है और कन्वा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके जो है वो शातवाहना डायनेस्टी सीन पर आता है। They formed a cultural bridge and played a vital role in trade and transfer of ideas and culture to and from the Indo-Gangetic plain to southern tip of India. मौर्यास ने अगर पूरा एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हासिल किया हुआ था तो आंध्रास या फिर शातवाहनास जो थे वो एक लिंक की तरह एक्ट कर रहे थे नॉर्थ और साउथ इंडिया को लेकर।
They played a very crucial role in transfer of ideas and cultures from north to south। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल इंडियन लैंड्स में जो था उनका रूल था, तो इन दोनों एक्सट्रीम लैंड्स में वो एक कनेक्शन की तरह तो बतौर एज अ कनेक्शन वो एक्ट कर रहे थे। दे सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। ज़्यादातर ब्राह्मणिज्म को ही वो सपोर्ट किया करते थे। हम आगे के स्लाइड्स में भी जानेंगे कि किस तरीके से गौतमीपुत्र शातकर्णी को एक ब्राह्मणा भी कहा जाता था। तो एक ऑफिशियल रिलीजन ब्राह्मणिज्म का था, लेकिन वो सपोर्ट बुद्धिज्म को भी करते थे। दे पैट्रोनाइज्ड प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत लैंग्वेज इंडिया के एंशिएंट इंडिया की प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, तो प्राकृत लैंग्वेज को भी पैट्रोनाइज किया गया था। द फाउंडर वॉज सिम्होका। जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के वो सिम्होका थे। एंड फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर वॉज शातकर्णी वन हु बॉट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। तो जिस रूल के बारे में हम बात कर रहे थे कि कभी कभार सौराष्ट्र और कच्छ का एरिया भी आता है, तो सबसे पहली बार उस वेस्टर्न इंडिया की यूनिफिकेशन को शातकर्णी द फर्स्ट के रूलरशिप में ही अटेंड किया गया था। हाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द 17th रूलर हु इज सेड टू बी पोएट किंग हु ऑथर्ड सप्तसती इन प्राकृत लैंग्वेज। कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोएट किंग हु ऑथर्ड सप्तसती, तो इट इज हाला हु वॉज 17th रूलर। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वन वॉज गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे शातवाहना डायनेस्टी के। हम नासिक इंस्क्रिप्शन, नानेघाट इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो ये गौतमी बालाश्री यानी कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के माता जी जो थे उन्होंने ही लिखवाए थे। तो ये गौतमीपुत्र शातकर्णी के रूल और उनके महानता को डिस्क्राइब करते थे वो दोनों एडिक्ट्स। He defeated Shaka king Nahapana from whom he seized विदर्भा, मालवा एंड खतियावार एरियाज। हमने जिस तरीके से देखा कि इंडो ग्रीक्स और शाकास जो थे वो सेंट्रल इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, तो शाका किंग नागापना को डिफीट किया था गौतमीपुत्र शातकर्णी, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इससे जो है पूरा सेंट्रल इंडिया का चेंज जितना भी हम देखते हैं, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया, वो शातवाहना के किंगडम का हिस्सा बन जाता है। He was also called as Eka Brahmana, protectors of Brahmins या फिर ब्राह्मणिज्म या फिर रिवाइवर ऑफ ब्राह्मणिज्म भी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। The last ruler Pulmayi IV, after whom territory broke into several small dynasties। तो पुलमई IV जो थे वो आखिरी रूलर थे जिनके बाद शातवाहना की डायनेस्टी छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाती है। दरअसल 5 अलग अलग किंगडम्स में बन जाती है। आंध्र, इक्ष्वाकु, इस तरीके से अलग अलग छोटे किंगडम्स जो है वो एरप्ट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, तो आइए शातवाहना के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। दे फॉलोड द एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस ऑफ शास्त्रास। जाहिर सी बात है कि जब ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म रिलीजियन को प्रीडोमिनेंस दे रहे हैं, तो शास्त्रों के हिसाब से ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। Their government was less top heavy than that of Mauryas and featured several levels of feudatories। सेंट्रलाइज्ड रूल जो था वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन सेंट्रलाइजेशन नहीं था। हालांकि किंग से जो है वो पावर फ्लो तो होता है, लेकिन ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्यूडेटरीज यानी कि मिडिलमैन जो हुआ करते थे उनसे हुआ करता था। आर्मी यानी कि मिलिट्री और सिविलियन रूल जो था वो अलग नहीं, वो एक ही था। ज्यादातर राजा इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड करते थे अपने मिलिट्री और आर्मी सपोर्ट के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी। राजन द हेरिडिटरी रूलर्स यानी कि अलग अलग प्रोविंसेस डिवाइड किए गए थे जहां पर राजन अलग अलग किंग्स हुआ करते थे। राजास पेटी प्रिंसेस हु स्टक कॉइन्स इन देयर ओन नेम्स यानी कि ये फ्यूडेटरी वो मिडिलमैन होते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में ज्यादातर उनका हाथ हुआ करता था। Maharathis, hereditary lords who could grant villages in their own names and maintained matrimonial relations with the ruling family। यानी कि एक फ्यूडल सेटअप जो था वो था इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, यानी कि शातवाहना का एडमिनिस्ट्रेशन एक फ्यूडल सेटअप था। The Aharas appear to have been the largest geographical subdivision of the Shatavahana polity। जिस तरीके से हम षोडश महाजनपदास यानी कि 16 प्रोविंसेस की बात करते हैं, उसी तरीके से आहारा जो था वो एक स्टेट यानी कि एक बड़े किंगडम का एक छोटा सा स्टेट जो है वो जियोग्राफिकल सब डिविजन माना जाता था शातवाहना पॉलिटी का। शातवाहनास अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले जो था एक फॉर्मल सिस्टम, एक रेवेन्यू कलेक्शन का जो फ्यूडल सिस्टम बनाने की कोशिश की थी वो शातवाहनास ने ही की हुई थी। The inscription of Gautamiputra Sri Shatakarni suggests the existence of a bureaucratic structure, although it is not certain how stable and effective this structure was। तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कहाँ तक वो एफिशिएंट था इसके बारे में हिस्टोरियंस अभी सही तौर पर नहीं जानते। हमने देखा कि किस तरीके से एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से मौर्यस का जो है वो डाउनफॉल होता है।
तो कहीं ना कहीं इसी सिस्टम को आगे बढ़ने या फिर इसी सिस्टम से आगे बढ़ने के लिए एक फ्यूडल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था शातवाहना एम्पायर में। इकोनॉमी, तो आइए शातवाहना की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन टुक प्लेस, बिल्कुल ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर का लाइफ वे एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी अच्छी खासा हो रहा था। आप कॉइन देख सकते हैं, ये शातवाहना के एम्पायर का एक कॉइन है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज टुक प्लेस। जाहिर सी बात थी कि 800 BC जब आयरन फाइंड आउट हुआ था, तो वहाँ से लेकर 2nd सेंचुरी AD की जब हम बात करते हैं तो बहुत से डेवलपमेंट हुए थे। एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ जो था वो लोगों में एक्सेप्ट हुआ था और कई अलग अलग क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए जाते थे। ट्रेड विद इन एंड बियॉन्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली द रोमन एम्पायर वॉज बिल्ट। तो रोमन एम्पायर से बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे ट्रेड के, खासकर शातवाहना एम्पायर से लेकर। फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन रिजर्वायर्स वाज अंडरटेकन बाय स्टेट इटसेल्फ। तो आप एक छोटी सी बात आप यहाँ पर जान सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर को एक सेंट्रल इकोनॉमी को पुश करने का एक सोर्स की तरह देख रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन रिजर्वायर्स यानी कि लोगों को एग्रीकल्चर फ्लरिश करने के लिए इरिगेशन के एक सिस्टम को भी बनाया जा रहा है स्टेट की तरफ से, यानी कि एक पहला अटेम्प्ट बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ साइट्स विद मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी आपको यहाँ पर पहली बार एक एक्सटेंसिव तरीके में देखने को मिलता है, जहाँ पर गोल्ड या फिर अलग अलग ब्रॉन्ज या फिर कॉपर जैसे मेटल्स को जो है एक्सट्रैक्ट देख करने को आपको मिलता है। कई कॉइन्स भी जो है वो ब्रॉन्ज, कॉपर के और गोल्ड के भी स्टक किए जाते हैं। न्यू सेटलमेंट्स अलॉन्ग विद अर्बन सेंटर्स फ्लरिश्ड। जाहिर सी बात है कि जब ट्रेड और इकोनॉमी बढ़ते हैं तो नए नए अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बन सेंटर्स जो हैं ट्रेड के, वो फ्लरिश करते हैं। One of the most significant achievements of शातवाहना was अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ अमरावती जिसे भी कहा जाता है। तो आइए इस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जानते हैं। नोन फॉर रिमार्केबल फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ज़्यादातर आप आंध्रा के आज के अमरावती के रीजन्स में जो स्तूपास आपको देखने को मिलते हैं वो इसी शातवाहना आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हिस्सा थे। दे वर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडियन एरा। तो बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही योगदान दिया था इस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ने, जो कि ज्यादातर शातवाहना का था। दे बिल्ट ग्रेट स्तूपास इन कृष्णा रिवर वैली इंक्लूडिंग द स्तूपास एट अमरावती इन आंध्र प्रदेश, जो कि आज के आंध्र प्रदेश के अमरावती का जो रीजन है, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, तो वहां पर आसपास जो है कई स्तूपास बनाए गए थे बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए। The stupas were decorated in marble slabs and sculpted with scenes from the life of Buddha, portrayed in a characteristic slim and elegant style. आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दरअसल एक शातवाहना स्कूल यानी कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का एक आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का एक सीन है जहाँ पर उन पर मारा जो था वो अटैक करता है, उन्हें जो है मोक्ष पाने से या फिर एनलाइटमेंट पाने से रोकने की कोशिश करता है। तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अमरावती स्कूल। द अमरावती स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द स्कल्पचर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरह इन्फ्लुएंस करता है। डिक्लाइन, तो आइए जानते हैं कि शातवाहना का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। डिक्लाइन इन सेंट्रल पार, हमने देखा कि एक फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट या फिर फ्यूडलिस्टिक सेटअप जो है लैंड का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हमें मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, पावर जो है वो किंग से ही आता था। भले ही फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मिलिट्री मेंटेन करते थे, लेकिन उन्हें पावर जो था वो सेंट्रल पावर किंग से ही आता था। तो कहीं ना कहीं इस किंग के सेंट्रल पावर को जो है वो कम किया गया था या फिर वो कम हो गया था। वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ शातवाहनास। कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स विथ वेस्टर्न क्षत्रपास, तो हमने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न साइड गुजरात तक के एरिया में, जो कि यहाँ पर आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात तक के एरियाज को है वो कॉन्कर कर रहे थे शातवाहनास। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न क्षत्रपास थे, वो भी जो था एक फ्यूडलिस्टिक किंगडम था, ज्यादातर इनसे कन्फ्लिक्ट हुआ करता था वेस्टर्न क्षत्रपास और शातवाहनास का। तो कांस्टेंट बैटल्स थे, कांस्टेंट वॉर्स चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शातवाहना के डिक्लाइन के लिए दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। वीक चेन ऑफ रूलर्स पोस्ट यज्ञ शातकर्णी टिल पुलुमावी फोर्थ, हमने देखा कि पुलुमावी फोर्थ जो थे वो आखिरी रूलर थे। तो यज्ञ शातकर्णी से लेकर जो है ज्यादातर 2nd सेंचुरी एडी में ही ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे, 2nd और 3rd सेंचुरी एडी। तो
सो बाय द टाइम ऑफ पुलमावी फोर्थ दो वीक चेन ऑफ सक्सेसर जो रूलर जो थे वो बहुत ही वीक हो चुके थे। आफ्टर द डेथ ऑफ पुलमावी फोर्थ द शातवाहना एम्पायर फ्रैगमेंटेड इनटू 5 स्मॉलर किंगडम्स। हमने पिछले स्लाइड्स में भी बात किया कि जितने भी ये जो सेंट्रल इंडिया का लाइन जो आंध्रा से फिर शातवाहना रूल करते थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था। इस एरिया में जो है आपको आंध्रा, इक्ष्वाकु और पल्लावास का जो है नया किंगडम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन। Later, the entire glory and honor was grabbed by Guptas post 200 years of Shatavahanas, यानी कि सेकेंड और थर्ड सेंचुरी एडी से जो है वो वेस्टर्न क्षत्रपास कॉन्क्वर करते हैं, ज़्यादातर वो डोमिनेट करते हैं इस एरिया को, और यहाँ पर छोटे छोटे 5-6 किंगडम्स जो है वो एरप्ट होते हैं। और बाद में यानी कि थर्ड और सेकेंड सेंचुरी एडी के तकरीबन 200 साल बाद यानी कि 5th एडी या फिर 6th सेंचुरी एडी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर गुप्तास में जब हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर से सेंट्रल पॉलिटी, सेंट्रल यूनिफिकेशन जो है वो इंडिया का देखने को मिलता है। तो ये थी चंद बातें शातवाहना के बारे में आपको जाननी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।